नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं टिकट की रेस। इस कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी उस वक्त से ही हर रोज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आते हैं, ठीक शाम के 6:30 बजे। 6:30 बजे आपको एक लोकसभा सीट के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कटिहार लोकसभा सीट को लेकर। देखिए, कटिहार लोकसभा सीट का इतिहास पुराना रहा है। यहाँ पर कई बार, लगभग 5 बार तारिक अनवर चुनाव जीते हैं। फिलहाल मौजूदा समय में दुलालचंद गोस्वामी जो कि जेडीयू के एमपी हैं, उनका कब्जा है। जेडीयू की सीट है ये। 2019 में जेडीयू ने यह चुनाव जीता था, उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी बिहार में, और फिर से एक बार एनडीए गठबंधन बन चुका है। लेकिन कटिहार लोकसभा सीट को लेकर अगर हम दिलचस्पी की बात कहेंगे तो विपक्ष की ओर से कौन, कई चेहरे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से भी क्या बदलाव होंगे, श्री जनीश गैसवाल जी हमारे साथ हैं। कई सीटों की हमने चर्चा की है। आज कटिहार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कटिहार में क्या इस बार प्रदर्शन होने वाला है? देखिए आलोक जी, आज 27 फरवरी है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कटिहार की। कल 28 फरवरी को शाम के 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे चर्चा करेंगे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की, मतलब माता जानकी के जन्म जिले की, जनक की धरती की। ठीक है जी। तो देखिए, आज जब हम कटिहार की चर्चा कर रहे हैं तो कटिहार की चर्चा होते ही लोग क्या क्या कहने लगते हैं। इतनी संख्या में मुसलमान है, इतने प्रतिशत अति पिछड़े हैं, इतने प्रतिशत यादव हैं, यहां से 3-3 बार भूमिहार भी एमपी बने हैं। लेकिन एक बात आपको और बताएं कि देखिए, कटिहार लोकसभा क्षेत्र में एक जगह है कुर्सेला, और कुर्सेला में एक त्रिमोहानी संगम है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की हत्या के बाद उनकी अस्थि को 12 फरवरी 1948 को इसी कुर्सेला के त्रिमोहानी संगम में भी विसर्जित किया गया था जी। तो पवित्रता ऐसे भी है जी। और जब हम कटिहार की बात कर रहे हैं तो आपने बताया है कि दुलालचंद गोस्वामी मौजूदा एमपी हैं, और देखिए किस्मत ने उन्हें साथ दिया है। दुलालचंद गोस्वामी की जिंदगी की शुरुआत एक टेम्पो से है, ठीक है ना। खैर, उस पर हम आते हैं, पहले थोड़ा इतिहास समझ लें। देखिए, यदि हम इतिहास में जाते हैं तो 1957 में अवधेश कुमार सिंह कांग्रेस के एमपी बने। फिर 1958 में यहां बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, भोलानाथ विश्वास चुनाव लड़े, जीते कांग्रेस के ही। 1962 में प्रिया गुप्ता, मतलब यहां वैश्य राजनीति भी चमकती है, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की थी। देखिए 1967 में सीताराम केसरी, दानापुर वाले सीताराम केसरी, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, वे कटिहार जाकर चुनाव जीते। हमने कहा ना, वैश्य राजनीति। और सीताराम केसरी को लोग क्या कहते थे? सीताराम केसरी के बारे में कहा जाता था, खाता न बही, जो चाचा कहे वही सही। तो कांग्रेस में इतनी हनक थी सीताराम केसरी की। देखिए 1971 में सीताराम केसरी चुनाव हार गए, और जब बिहार में यादव पॉलिटिक्स की चर्चा होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं आरजेडी वालों को, आप हमें सिखाइएगा। हमने 1971 में, तब जनसंघ था, बीजेपी नहीं थी, ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव को कटिहार से चुनाव लड़ाया था और जिताया था। तो यह नजीर पेश की जाती है। इसके बाद देखिए, इंदिरा हटाओ लहर में 1977 में युवराज जीते जनता पार्टी से। फिर 1980 इंदिरा लाओ लहर में तारिक अनवर आए। देखिए, तारिक अनवर 1980, 1984 दोनों चुनाव जीते। 1989 में हार गए युवराज जनता दल से, युवराज जनता दल के प्रत्याशी थे मतलब। 1991 में भी यहां जनता दल ने ही जीत हासिल की, यूनुस सलीम ने। और फिर देखिए 1996, 1998 में तारिक अनवर फिर से जीते कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। 1999, 2004, 2009 निखिल चौधरी जीते, बीजेपी के जो जाति से भूमिहार थे। अभी है भी बीजेपी कब्जा रहा है। हाँ ठीक है, रहा है। आरजेडी का ही कब्जा नहीं रहा है, जनता दल का कब्जा रहा है। आरजेडी के निर्माण के बाद आरजेडी का कब्जा एक भी बार नहीं रहा है। और देखिए 2014 में फिर से तारिक अनवर जीते एनसीपी से। हाँ, एनसीपी से। और 2019 में दुलालचंद गोस्वामी जो मौजूदा सांसद हैं। यदि हम चुनावी नतीजों की बात करें और मोदी के अभ्युदय की बात करें तो हमने 2014 में भी यहां मोदी की आंधी नहीं देखी, और हमने 2019 में भी इतना बड़ा अंतर नहीं देखा कि यह कह सके कि कटिहार में बिल्कुल तूफान था, ठीक है ना। तो 2014 में तो मोदी की आंधी कटिहार में थम गई थी, मतलब यहां जो है
बीजेपी चुनाव हार गई थी। निखिल चौधरी जो 2009 में जीते हुए सांसद थे, वे चुनाव हार गए थे। मोदी का लहर कटिहार में नहीं दिखा था। तारिक अनवर एनसीपी से जीते थे 4,31,292 मत लाकर, और निखिल चौधरी बीजेपी वाले 3,16,552 मत लाकर चुनाव हार गए थे। और देखिए तीसरे स्थान पर नीतीश कुमार जो बिल्कुल अलग लड़ रहे थे, उनके प्रत्याशी रामप्रकाश महतो थे जो 1,07,65 मत लाए थे। और जीत हार मतलब कह रहे थे मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी 2014 में। यहां बीजेपी 1,14,740 मतों से हारी थी। और देखिए 2019 में यह सीट जब नीतीश कुमार फिर से आए एनडीए में, तो बीजेपी से यह सीट नीतीश कुमार ने ले ली। बड़ा बाबेला हुआ था। और दुलालचंद गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया गया। दुलालचंद गोस्वामी 5,59,423 मत लाकर चुनाव जीते। लेकिन जैसा हमने कहा कि हमने यहां महालहर या महा आंधी जैसी कोई चीज 2019 में भी नहीं देखी थी। तारिक अनवर जरूर हारे। तारिक अनवर को 5,02,220 मत आए थे। तो हमने ये देखा कि देखिए बिहार के बाकी लोकसभा क्षेत्रों में जहां बीजेपी प्रत्याशी 2 लाख वोट, 3 लाख वोट, 4 लाख वोट से चुनाव जीत रहे थे, यहां 2019 में भी जीत हार का अंतर 57,203 मतों का था। मतलब यह लड़ाई का बढ़िया क्षेत्र है। तो इस तरीके से समझिए 2009 का यदि नतीजा बताएं, जब निखिल चौधरी जीते थे बीजेपी वाले, तो उन्हें 2,69,834 मत आए थे। और तारिक अनवर एनसीपी हारे थे 2,55,819 मत। अशफाक करीम देखिए तब एलजेपी के थे। अशफाक करीम जो हैं अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, इस बार टिकट नहीं दिया गया है। उनकी दावेदारी की चर्चा भी हम करेंगे। उन्हें 45,773 मत आया था। और निखिल चौधरी जीते थे मात्र 14,015 मतों से। तो ये तो इतिहास की बात रही। देखिए कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें कटिहार है जहां बीजेपी का कब्जा है, कदवा है जहां कांग्रेस का कब्जा है, बलरामपुर में माले का कब्जा है, प्राणपुर में बीजेपी, मनिहारी में कांग्रेस और बरारी में जेडीयू। मतलब बीजेपी प्लस जेडीयू 3 विधानसभा क्षेत्रों में, कांग्रेस 2 विधानसभा क्षेत्रों में और माले 1 विधानसभा क्षेत्र में। मतलब आप कह सकते हैं एनडीए 3 विधानसभा क्षेत्रों में काबिज है और इंडिया ब्लॉक 3 विधानसभा क्षेत्रों में काबिज है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां बलरामपुर को छोड़ दीजिए, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू को लीड मिली थी। और बलरामपुर में लीड हुई थी इनकी, मतलब तारिक अनवर की, कांग्रेस की। और बलरामपुर के एमएलए हैं महबूब आलम। अब देखिए हम दावेदार और पहलवान की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यह सीट 2019 में जेडीयू के खाते में गई। जेडीयू की सीट नहीं थी और तब बहुत बाबेला हुआ था। कटिहार के लोग जानते हैं, कटिहार के बारे में जिसको भी पता है कि कटिहार के एमपी कोई हो, एमएलए कोई हो, यदि कटिहार में सबसे वीआईपी किसी को माना जाता है, जिनकी मेजबानी सभी लोग उठाते हैं, उनका नाम अशोक अग्रवाल है जो बीजेपी के एमएलसी हैं। और 2019 में वे लोकसभा चुनाव की तैयारी करे बैठे थे। तभी नेतृत्व ने और गठबंधन में यह फैसला हो गया कि यह सीट जेडीयू को दी जा रही है। अशोक अग्रवाल बिल्कुल खपा हो गए थे। इतने खपा थे कि वे चुनाव लड़ने को तैयार हो गए थे। उन्हें फोन से मनाया जा रहा था, वे फोन से नहीं माने थे। तब सुशील मोदी को नीतीश कुमार ने यहां से भेजा था। सुशील मोदी से भी नहीं माने। तब अशोक अग्रवाल को कहा गया नीतीश कुमार की ओर से, नीतीश कुमार हर घंटे लाइन पर थे, कि आप पटना आइए। और अशोक अग्रवाल को पटना लाया गया और उन्हें इस बात का भरोसा दिया गया कि देखिए इस बार लड़ लेने दीजिए, 2024 में यह सीट आपको दे देंगे। तो अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है, देखिए जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो अशोक अग्रवाल इस बात को लेकर कंफर्म थे कि वे कटिहार में बीजेपी के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। दुलालचंद गोस्वामी को यदि प्रत्याशी होना होगा तो इंडिया ब्लॉक के होंगे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ही आ गए, लौट के आ गए, तो अशोक अग्रवाल की परेशानी बढ़ गई। तो अशोक अग्रवाल आज भी नहीं बैठे। अशोक अग्रवाल की पत्नी कटिहार की मेयर भी है, इस बात को भी जानिए, ठीक है। और जो बरारी के एमएलए हैं वो विजय कुमार,
जाति से सहनी है, वे भी 2 बार पहले जेडीयू के एमएलए हैं, वे भी 2 बार पहले एमएलए रह चुके हैं। तो अशोक अग्रवाल परेशान है और अशोक अग्रवाल चाहते ये हैं कि बीजेपी नेतृत्व उस प्रॉमिस को याद कराए नीतीश कुमार को कि आपने कहा था 2024 में छोड़ देंगे। 19 में क्या कहा था? हाँ, 19 में क्या कहा था कि 2024 में छोड़ देंगे, तो आप छोड़ दीजिए। तो यह बात तो अशोक अग्रवाल की हुई। और जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो आपको मालूम होना चाहिए कि तारकिशोर प्रसाद जो पुरानी वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम थे, वे कटिहार के ही एमएलए हैं। तो अशोक अग्रवाल की अलग तैयारी थी, अशोक अग्रवाल की बूथ लेवल तक तैयारी थी, लेकिन तारकिशोर प्रसाद के मन में भी था कि हम एमपी का चुनाव लड़ें। देखिए, यदि ऊपर ऊपर देखेंगे, हमने जब कटिहार में बात की तो ऊपर ऊपर आपको अशोक अग्रवाल और तारकिशोर प्रसाद में संबंध बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। ऊपर से फीट फाट है संबंध और भीतर से राम रेखा घाट है, ठीक है ना, संबंध जो है। तो वह देखिए प्रभुत्व का और इसका सवाल पैदा होता है। तो ये स्थिति है बीजेपी का, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जीती हुई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और दुलालचंद गोस्वामी का टिकट कट रहा है, ऐसी बात नहीं लगती है, सिवाय इसके कि सीट बीजेपी को न चली जाए यदि अदला बदली होता है तो। और देखिए, दुलालचंद गोस्वामी भी जो है आलोक जी, वे पुराने भाजपाई हैं, वे मूल रूप से जेडीयू के नहीं है। आपको याद होना चाहिए, निर्दलीय थे। नहीं, मैं आपको बताता हूं दुलालचंद गोस्वामी का इतिहास। हमने कहा ना, टेम्पो से शुरुआत हुई है। 26 साल की उम्र में 1995 में पहली बार एमएलए बने थे और बीजेपी ने एमएलए बनाया था। फिर क्या हुआ कि ये 2000 और 2005 का चुनाव हार गए। 2010 में जो इनकी सीट है बलरामपुर, जहां से ये विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, वो सीट जेडीयू के खाते में चली गई और इन्हें बेटिकट कर दिया गया। तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए और ये निर्दलीय चुनाव जीत गए। तो फिर इसी का पुरस्कार मिला कि जब जीतन राम मांझी की सरकार बनी तो इन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था श्रम संसाधन। और देखिए किस्मत दुलालचंद गोस्वामी की, 2015 में जब महागठबंधन बिहार में पूरा प्रभुत्व जमाए बैठा था, लहर महालहर दिखा था, ये चुनाव हार गए थे विधानसभा का और विधानसभा का चुनाव हार गए, विधायक नहीं रहे। 2019 में इन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया और ये सांसद बन गए। तो किस्मत की बात है। तो दुलालचंद गोस्वामी, लेकिन अंदर खाने से एक और खबर, भीतरिया खबर बताते हैं लोग जी। अली अशरफ फातमी जेडीयू के वरिष्ठ नेता, दरभंगा के पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा ये कि देखिए मैं मधुबनी लाना चाहता हूं और मैं नीतीश कुमार से कह रहा हूं कि वे बात करें, मधुबनी का सीट प्राप्त करें। लेकिन अली अशरफ फातमी के बारे में भीतर की खबर ये है कि वे कटिहार भी लड़ना चाहते हैं जेडीयू से। क्यों, हमने कहा ना कि मुसलमान की सीट, आपने बताया ना कि 5 बार सांसद रहे तारिक अनवर, इसके अलावा यूनुस सलीम भी रहे। तो अली अशरफ फातमी के मन के भीतर कटिहार सीट भी है आलोक जी, ठीक है ना। बात बनेगी नहीं बनेगी इस बात की बात हम नहीं करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस मान रहा है, आरजेडी ने तो अब तक जीत हासिल की नहीं है, कांग्रेस मान रहा है कि यह सीट हमारी है। तारिक अनवर बड़े नेता हैं, देखिए 5 बार जरूर सांसद रहे, लेकिन मैं कल भी कटिहार बात कर रहा था, कटिहार से कनेक्शंस अपना खो चुके हैं तारिक अनवर। चुनाव की स्थितियां परिस्थितियां, वोट देना नहीं देना, ध्रुवीकरण अलग होता है। काफी उम्र भी हो गई है और वे बहुत कम आते जाते हैं, ये लोगों की शिकायत है। कटिहार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, नेशनल लेता है। हाँ, मतलब मुझे एक वहां के बड़े पत्रकार ने कहा वे साइबेरियन पक्षी हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं। तो तारिक अनवर लेकिन राहुल गांधी की टीम में है और उनकी दावेदारी, चुनाव जब भी लड़े हैं मजबूती से लड़े हैं, चुनाव लड़ना जानते हैं, कम मतों से हारे हैं और जब जीते हैं तो जीते ही हैं। तो तारिक अनवर की दावेदारी तो है ही। इसके अलावा देखिए तारिक अनवर की दावेदारी में यदि कोई लोचा है, लेकिन समस्या फिर वही है कि किसी विधायक को चुनाव नहीं लड़ाना है। यदि विधायक को चुनाव लड़ाना होता तो शकील अहमद खान, कांग्रेस विधायक दल के नेता जो कदमा के विधायक भी हैं, वे कटिहार जरूर लड़ रहे होते।
ठीक है ना जी। वे कटिहार जरूर लड़ रहे हैं। अभी भी वो कहते हैं कि पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। नहीं, फिर वही सवाल है ना, जो थीन मेजोरिटी है जी। उसमें नीतीश कुमार सरकार की और तेजस्वी यादव हमेशा सरकार बनाने की चुनौती पेश करना चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं टूटने देना है। ऐसे में जब जेडीयू और बीजेपी और आरजेडी अपने विधायकों को चुनाव लड़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है तो कांग्रेस कैसे करेगा? तो ये देखिए, कांग्रेस तारिक अनवर, शकील अहमद खान, लेकिन आरजेडी ने इस बार एक वायदा कर रखा है अशफाक करीम को लेकर। कटिहार मेडिकल कॉलेज के संचालक, अभी वो सांसद 2018 में राज्यसभा भेजा गया था। किस तरीके से भेजा गया दूसरी बात है, लेकिन उनकी पहचान, उनकी छाप और मुसलमानों के अलावा हिंदुओं में भी, ठीक है ना। तो अशफाक करीम को यह कहकर बेटिकट किया गया कि आपको हम कटिहार से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाएंगे। तो उन्होंने अपने को इंडिया ब्लॉक का प्रत्याशी मानकर कटिहार में तैयारी शुरू भी कर दी, 50 शुरू कर दिया, बूथ लेवल कमेटी बना ली है, सब कुछ कर लिया है। तो अशफाक करीम एक, लेकिन यह तय होगा इंडिया ब्लॉक में, यह सीट कांग्रेस की, यह सीट आरजेडी की, या फिर यह सीट माले की। देखिए, माले की बात मैं क्यों कर रहा हूं, माले ने पहली बार इच्छा जाहिर की कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, हम विधान परिषद जाना चाहते हैं। इसके पहले माले की रणनीति यह रही कि हमें राज्यसभा के चुनाव से और विधान परिषद के चुनाव से मतलब नहीं है और वहां हम जाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बार कहा कि नहीं, माले चाहता है, और इसी बार राज्यसभा में माले अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो 6ठी सीट थी बिहार की, वह अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए मांग ली दोबारा, और दीपांकर भट्टाचार्य ने हाँ भी कर दिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके बदले में दीपांकर भट्टाचार्य ने सीट मांगी है कटिहार लोकसभा क्षेत्र की चुनाव लड़ने के लिए। और वहां जो महबूब आलम है, जो विधायक है बलरामपुर से, जो बहुत ही गरीब है, संघर्षशील है बलरामपुर के, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। माले उन्हें इंडिया ब्लॉक का प्रत्याशी बनाना चाहता है। वैसे देखिए, हमने यह भी देखा है पिछले कई चुनावों का जब इतिहास में पलट रहा था कि 2009 में भी महबूब आलम माले के प्रत्याशी थे। माले का आरजेडी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं था और वे मात्र 32,035 मत लाए थे। और ठीक इसी प्रकार से 2014 में जब माले किसी अलायंस का पार्टनर नहीं था तो महबूब आलम चुनाव लड़े थे और उन्हें 9,461 मत आए थे। तो उनकी दावेदारी भी महबूब आलम की। एक और बात समझिए, देखिए, बिहार में अभी एक पार्टी न इधर है न उधर है, और वह पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी का इंतजार एनडीए में भी हो रहा है और बात इंडिया ब्लॉक में भी चल रही है। वो मुकेश सहनी तय करेंगे कि हमें किसके साथ चलना है, कहां उन्हें अधिक सीटें मिल रही है। दिल्ली तो गए हैं। हाँ, तो देखिए, मुकेश सहनी के बारे में खबर यह है, यदि वे एनडीए की ओर जाते हैं तब तो उनकी पहली और आखिरी पसंद खुद के चुनाव लड़ने के लिए मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, एनडीए में गए तो, लेकिन अब इसकी संभावनाएं कम होती जा रही है। लेकिन यदि वे इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो वे इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र से, इंडिया की तरफ से, इंडिया की ओर से कटिहार लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि उनका मानना है कि बरारी और मनिहारी दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र में जहां बड़ी संख्या में निषाद जाति के लोग हैं। हमने बताया ही कि विजय कुमार जो एमएलए हैं जेडीयू के, वे भी निषाद हैं, 2 बार मेयर भी रहे, और विजय कुमार को एमएलए बनाने में, जेडीयू से टिकट दिलाने में मुकेश सहनी की बड़ी भूमिका रही है पहले से ही। तो मुकेश सहनी की नजर कटिहार लोकसभा क्षेत्र पर है। लेकिन खतरा कहां है, इस बात को भी समझिए कि यदि दोनों ओर से हिंदू प्रत्याशी हो गए तो यहां ओवैसी का खेला शुरू होगा, क्योंकि करीब 36 या 38% यहां मुसलमान मतदाता है। इसीलिए तारिक अनवर 5 बार जीते, ठीक है ना, यूनुस सलीम जीते। तो ओवैसी ने, और ओवैसी का नारा समझते ही है कि मुसलमानों को साफ किया जा रहा है, उनके हक हकूक की बात होती है। दोनों ओर से हिंदू पक्ष के प्रत्याशी हो गए तो ओवैसी अपना मुसलमान उम्मीदवार उतार देंगे, तो फिर यहां खेल खराब होगा। लेकिन मुकेश सहनी के लोगों का तर्क है, जो कटिहार में भितरिया चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कि यदि मुसलमान मतों का कुछ नुकसान होगा
तो सहनी मतों की आमद हो जाएगी। जो सहनी मत इंडिया ब्लॉक को प्राप्त नहीं होता रहा है, मतलब कांग्रेस को नहीं प्राप्त होता रहा है, गैर सहनी उम्मीदवार होने के कारण और मुसलमान उम्मीदवार होने के कारण सहनी बीजेपी को वोट करते रहे। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति कटिहार लोकसभा क्षेत्र की है। आलोक जी, देखिए कटिहार लोकसभा सीट पर इनकी दावेदारी होगी। फिलहाल दुलारचंद गोस्वामी एमपी हैं, क्या फिर से उम्मीदवार बनाए जाएंगे या फिर अली अशरफ फातमी भी लाइन में है? मुकेश सहनी क्या करेंगे, किशोर जाएंगे? नहीं, अशफाक करीम को टिकट मिलेगा कि तारिक अनवर को मिलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। महबूब आलम को, और कहीं मुकेश सहनी अगर पाला बदला तो फिर उनकी प्रायोरिटी वहां वो हो जाएगी, बिल्कुल, तो फिर वहां खेल बदल जाएगा। तो कई सारी अभी प्रायोरिटीज देखनी है। गठबंधन कौन सा होगा मुकेश सहनी का, ये भी देखना है। और अभी तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, बस अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी और समय कम है, सभी ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन साथ तो किन्हीं दो लोगों को ही मिलेगा, एक इस ओर से, एक उस ओर से। बाकी क्या करेंगे वो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।